आइए समझते हैं अब एसी सर्किट एनालिसिस ऑफ रेसिस्टिव लोड। ठीक है, रेसिस्टिव लोड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो रेसिस्टेंस को बोलते क्या है। रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। इन हिंदी इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। देखो हमारी लाइफ में भी कई तरह के रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रेसिस्टेंस, सोशल रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का बेसिक काम क्या है? अपोजिशन, यानी कि अपोज करना, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अपोज करना। यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम क्या है? करंट के फ्लो को अपोज करना। तो रेसिस्टेंस कहीं भी अगर लगा है, या तो फिर एज अ डिवाइस, या फिर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का या वायर का प्रॉपर्टी है, तो उसका काम है रेसिस्टेंस के फ्लो को अपोज करना। इट्स जस्ट अ फ्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब जब भी ये रेसिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहता है, लेकिन इसका जो रेसिस्टेंस है इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो जितना अपोज करेगा रेसिस्टेंस, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट में। इसका मतलब जितना भी रेसिस्टेंस करंट को रेसिस्ट करेगा फ्लो करने में, उसको रेसिस्ट करके जितना कंज्यूम करेगा पावर, उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये रेसिस्टेंस देखो, आपको हो सकता है कि सर्किट में कहीं पर डिजायरेबल हम वहां पर लगाए हों, यानी कि हम अपनी मर्जी से वहां पर रेसिस्टेंस लगाए हों वोल्टेज ड्रॉप के लिए, या तो फिर वो एटॉमिक प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर मटेरियल की, मतलब हम वहां पर चाहते नहीं है रेसिस्टेंस, फिर भी वहां पर रेसिस्टेंस इफेक्ट हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर फैन है, फैन को अगर आप टच करोगे तो वहां पर हीट फील होता है। तो हीट फील क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो वाइंडिंग्स लगी हुई है, वाइंडिंग्स का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। अब हम उस रेसिस्टेंस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वायर का एटॉमिक प्रॉपर्टी है, करेक्ट। तो वहां पर जब करंट को कंज्यूम करेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? हीट इफेक्ट जनरेट करेगा। तो जहां भी रेसिस्टेंस होगा सर्किट में, वो क्या करेगा? हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। अब एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर आपने लिया गीजर या हीटर लिया आपने, हीटिंग रॉड, हीटर रॉड होता है, ठंडी के मौसम हम लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है, गर्म पानी गर्म करने के लिए। तो वहां पर जो रॉड का जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। हम वहां पर चाहते हैं कि हमारा जो करंट है ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट हो? हीट में कन्वर्ट हो। तो वहां पर रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है? हाई रहती है। लेकिन जब भी हम किसी कंडक्टर को यूज करते हैं पावर फ्लो के लिए, तब हम वहां पर क्या चाहते हैं कि जो उसका रेसिस्टेंस हो वो कम से कम हो। जब कंडक्टर यूज करेंगे, कंडक्टर मतलब जब पावर फ्लो के लिए जब वहां पर कंडक्टर यूज करेंगे, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उसका रेसिस्टेंस कम से कम हो, ताकि पावर लॉस कम हो। तो रेसिस्टेंस जो है उसका एप्लीकेशन जो है, एक तो ये हो सकता है कि इंटेंशनल हो, ठीक है, इंटेंशनल यानी कि हम किसी कंपोनेंट के थ्रू, हीटर, गीजर या कोई भी कंपोनेंट जहां पर हमको हीट चाहिए, तो वहां पर हम रेसिस्टेंस इंटेंशनली वहां पर हम ऐड करेंगे, ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। या फिर अनइंटेंशनल, जहां पर हमारा रेसिस्टेंस लॉस अननेसेसरली होता है, वो होगा सिर्फ उस मटेरियल की एटॉमिक प्रॉपर्टी से, उसका रेसिस्टेंस हाई होगा तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी हाई होगा, उतना ही हीट वो जनरेट करेगा। अब बात यह है कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है, हमको यहाँ पर क्या समझना है कि इस रेसिस्टेंस को जब एसी सप्लाई से जब कनेक्ट करते हैं तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, वोल्टेज कैसा होता है, करंट कैसा होता है, और पावर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और उनका वेवफॉर्म कैसा होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं हम कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कैसा है? साइनसोइडल। तो ऑटोमेटिकली जो करंट होगा वो भी क्या होगा? साइनसोइडल होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ओमेगा टी, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है? इसका साइनसोइडल कैरेक्टर। क्योंकि यहाँ पर आप सप्लाई को देखोगे तो इसका कैरेक्टर कैसा है? साइनसोइडल कैरेक्टर, राइट। यानी कि हर एंगल पर इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट। तो यहाँ पर वी टी क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी। उसी तरह से आई टी जो है वो भी क्या होगा? अंडरस्टूड है, वो भी क्या होगा? साइनसोइडल। लेकिन यहाँ पर जो आई एम निकला है वो निकला कैसे? हमको बेसिक फॉर्मूला क्या पता है? आई टी जो निकलता है वो कैसे निकलता है? वी टी डिवाइड बाय आर से। चूंकि हमने यहाँ पर रेसिस्टिव लोड लिया है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या रखा? आर। तो यहाँ पर जो वी टी है वो क्या है एक्चुअली में? वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। इसका मतलब यहाँ पर जो इससे अगर आप देखोगे तो आई टी यहाँ पर कितना आ रहा है? वी एम डिवाइड बाय आर डॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है पर्टिकुलर, ये किसकी वैल्यू है? आई एम की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये एक्चुअल में आपका क्या है? करंट का एक्सप्रेशन, और ये आपका क्या है? वोल्टेज का एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ पर आपको करंट निकालना होगा तो सिंपली आपको मैक्सिमम वैल्यू से आपको रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देना है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको करंट की आपको मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, करंट का एक्सप्रेशन है, तो पावर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू वी आई। तो कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? P इक्वल टू जो मैंने लिखा हुआ है वी एम डिवाइड बाय आर साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये जो आपकी वैल्यू है क्या मैंने बताया था?
आई एम, राइट, मैक्सिमम करंट यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज से हम यहाँ पर रेसिस्टेंस को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है जो आई एम की वैल्यू आएगी वो वी एम से तो कम ही आएगी, करेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसको प्लॉट किया जाएगा तो हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे कि हम आई एम अगर हमको प्लॉट करना है, अगर आई टी का फंक्शन अगर हमको इस पूरे ग्राफ में अगर हमको प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे। मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर आई एम जो है क्या है, वी एम डिवाइड बाई आर, यानी कि वी एम को डिवाइड कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से, तो वैल्यू कम आएगी, तो कम आएगी तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसको कम शो कर दिया, करेक्ट। इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन आया ये वाला, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये क्या हुआ आपका आई टी, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये वाली, ये आपका क्या आया आई एम, यानी कि ये वाली वैल्यू वी एम डिवाइड बाई आर। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि जब आप वीएम को जब आप डिवाइड करोगे रेसिस्टेंस से तो वैल्यू करंट की क्या आएगी, कम आएगी, इसीलिए मैंने इसको डाउनवर्ड शो कर दिया। और फ्रीक्वेंसी तो सेम है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रख दिया। तो आई टी भी प्लॉट हो गया और हमारे पास वी टी भी आ गया यहाँ पर सेम ग्राफ में, राइट। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर कैलकुलेशन। हमारे पास देखो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है जो डीसी सर्किट में हम लोग यूज करते हैं, P इज इक्वल टू वी डॉट आई, पावर वोल्टेज करंट, यानी कि पावर जो है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। नॉर्मल फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर एसी सर्किट में जो हमारा पावर होगा वो तो ऑटोमेटिकली तो टाइम डिपेंडेंट होगा ना, टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि जो पावर होगा टाइम के साथ चेंज होगा, वेरी करेगा। तो वी भी क्या हो जाएगा, वी ऑफ टी, आई भी क्या हो जाएगा, आई ऑफ टी, सिंपल। एसी सर्किट का, ये डीसी सर्किट का, आप लिख सकते हो यहाँ पर फॉर डीसी सर्किट्स और ये फॉर एसी सर्किट्स, क्योंकि सप्लाई का नेचर देखो सेम है, ठीक है, इसलिए पावर का कैलकुलेशन जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। पी टी इज इक्वल टू वी टी डॉट आई टी, अब यहाँ पर फॉर्मूले में आप रख दो पी टी इज इक्वल टू, वी टी कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी, और आई टी कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी, करेक्ट। अब यहाँ पर इन दोनों को मर्ज कर दो आप, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कितना हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप कन्वर्ट कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, वी एम मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ पहले, ठीक। यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपके पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर चूंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बस आपको यही करना है, यहाँ पर जो ओमेगा टी है वो क्या है, थीटा है, बस इसी फॉर्मूले में आप रखोगे, आपका ये फॉर्मूला, आपका ये कन्वर्शन हो जाएगा। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये आपका क्या है, पी ऑफ टी, यानी कि पावर। अब इस पावर के एक्सप्रेशन से आपको एक चीज तो एकदम क्लियर कट दिख रही होगी कि जो पावर आया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, डबल। इसका मतलब पहले जो यहाँ पर एक्सप्रेशन था वीटी का वी एम साइन ओमेगा टी, उसमें सिर्फ साइन ओमेगा टी था, लेकिन यहाँ पर कितना है, cos 2 ओमेगा टी। इसका मतलब अगर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो ऑटोमेटिकली जो पावर की फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, डबल, यानी कि 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि उस पावर की फ्रीक्वेंसी का पैटर्न कैसा है, क्योंकि हो सकता है कि पैटर्न पॉजिटिव नेगेटिव, या हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव, या हो सकता है नेगेटिव नेगेटिव। तो हमको पैटर्न चेक करना है कि पैटर्न कैसा है। तो पैटर्न कैसे पता चलेगा, अगर हम डिफरेंट एंगल पर अगर हम वैल्यूज अगर हम चेंज करें तो हमको पता चल जाएगा कि पीटी की वैल्यूज क्या है। तो सबसे पहले चेक करते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैल्यू, पीटी की वैल्यू कितनी आएगी, आपको देखो यहाँ पर वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 डॉट 1 माइनस कॉस 0, क्योंकि ओमेगा टी कितना है 0, तो 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर मैं यही में लिख दे रहा हूँ कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0, 1 माइनस 1 0, मतलब टोटल एंटायर वैल्यू कितनी आएगी, 0, करेक्ट। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री पर जब आप चेक करोगे तो cos 2 ओमेगा टी की जगह पर जब आप पाई बाई 2 रखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा पाई, cos पाई, और cos पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1। तो वी एम आई एम डिवाइड बाई, सिंपल आपको क्या करना है, एंगल का जो वैल्यू है चेंज करके रखना है, cos पाई आएगा यहाँ पर, पाई बाई 2 करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस कितना हो जाएगा, +1, तो ये कितना आएगा आपका, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, वी एम आई एम, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं,
ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 मतलब पाई। अब 180 पे जब आप चेक करोगे तो आपका पी टी कितना आएगा, पी टी आएगा ये तो आगे सेम वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 1 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई रख रहे हैं। यहाँ पर जब cos 2 पाई रखेंगे, 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री। पाई कितना होता है 180, 180 का डबल कितना हो जाएगा 360, 360 मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब कितना आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos 2 पाई 1, cos 2 पाई कितना होगा 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, करेक्ट। फिर उसके बाद आगे चेक करते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। ओमेगा टी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर पी टी आपका कितना आ जाएगा ओमेगा 2 1 माइनस, अब यहाँ पर 3 पाई बाई 2, यहाँ पर जब आप 3 पाई बाई 2 रखोगे ओमेगा टी की जगह पर तो आएगा cos 3 पाई, cos 3 पाई मतलब cos 3 पाई यानी कि 180 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 540 डिग्री, तो 540 डिग्री पे कितना आएगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos 3 पाई, और cos 3 पाई का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर +1, तो ये वैल्यू आपकी आएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना Vm Im, करेक्ट। उसी तरीके से लास्ट चेक कर लेते हैं, Vt इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 के बाद 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। अब 360 डिग्री पे कितने आएगा 360 डिग्री, जब यहाँ पर 2 पाई रखोगे आप तो 2 कितना हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई मतलब आपका कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, Vm Im डिवाइड बाई 2 1 माइनस cos 4 पाई, तो यहाँ पर cos 4 पाई आपका कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 0। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि Vt जो है पावर, हमने सेम कन्वेंशनल फार्मूला जो हमारा डीसी सर्किट यूज करते हैं वही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज करके हमने क्या किया, एसी सर्किट में पावर हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो एंगल है इसका वैल्यूज चेंज करके जब मैंने देखा, तो एंगल की वैल्यूज जब चेंज करके देखा तो मेरे पास वैल्यूज जो है Pt की अलग अलग आई, पहले 0 आया, फिर Vm आया, फिर 0, फिर Vm आया, फिर 0, करेक्ट। अब आप इसका पैटर्न अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे प्लॉट करना है। 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी है 0, अगर मैं इसी ग्राफ में अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, इसी एक्सिस में अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ पीटी का वेव फॉर्म, यानी कि अगर मुझे पीटी अगर मुझे इसमें अगर शो करना है तो मैं कैसे करूँगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पर कितना है 0 यानी कि 0 बराबर, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पर वैल्यू कितनी है Vm Im। अब Vm Im से आपको समझ में आ जाना चाहिए, Vm Im मतलब Vm का वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है उन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू है वो कौन सी है Vm, और ये जो हमारी वैल्यू वो कौन सी है Im, करेक्ट। तो Vm और Im का प्रोडक्ट, जैसे मैंने ये कहा कि Vm मेरा कितना है 4 वोल्ट और Im मेरा कितना है 3 वोल्ट, तो Pt कितना आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 12 वोल्ट बराबर, यानी कि Pt जो है पावर इससे कहीं ज्यादा आएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू Pt की, ये अगर मैं इसको इस तरीके से शो करूं बराबर, ये जो वेवफॉर्म आया ये किसका आया Pt का, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि कितने पे आ रही है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर कितनी Vm Im, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर कितनी आ रही 0, इसीलिए मैंने इसको क्या किया 0 पर ले आया, 0 पाई पर कितनी है इसकी वैल्यू 0, 0 पर 0 पाई बाई 2 पर मैक्सिमम यानी कि Pt इक्वल टू Vm Im वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू और करंट का मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम कर दिया। फिर उसके बाद वापस से 0, फिर वापस से ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर 0, तो यहाँ पर मैंने 0 शो कर दिया। ओमेगा टी इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पर कितना है Vm Im, फिर से Vm Im, लेकिन ये याद रहे कि Vm Im का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में सेम वेवफॉर्म बनेगी इस तरह से। याद रहे कि एग्जैक्टली यहाँ पर साइनोसॉइडल नहीं बनेगा ये वेवफॉर्म, हल्का सा यहाँ पर सप्रेस्ड रहेगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब हल्का सा कोनिकल रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद 3 पाई बाई 2 पर कितना Vm Im, फिर उसके बाद ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई पर कितना 0, मतलब वापस से आ गया यहाँ पर 0। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से होगी 0 Vm Im 0 Vm Im फिर उसको 0। इसका मतलब ये है कि जो पावर है रेसिस्टिव सर्किट में, रेसिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम होती है वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो पावर की वेवफॉर्म आई है वो पॉजिटिव साइड में ही आई है, नीचे क्या होती है नेगेटिव वैल्यूज, ऊपर क्या होती है पॉजिटिव वैल्यूज। इसका मतलब पावर जो है हमेशा पॉजिटिव कंज्यूम होगा रेसिस्टेंस में,
नेगेटिव नहीं होगा कभी भी, राइट। और ये जितना भी पावर कंज्यूम होगा वो टोटल किस में कन्वर्ट होगा, हीट में। ये जो पावर कंज्यूम होगा टोटल किस में कन्वर्ट होगा, हीट में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो V की फ्रीक्वेंसी है, V की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, I की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, यानी कि करंट की फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप पावर की फ्रीक्वेंसी चेक करोगे तो वो कितनी है 100 हर्ट्ज। क्यों भाई 100 हर्ट्ज क्यों? क्योंकि पावर की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे कि 2 पाई में जो अपना वोल्टेज है और जो करंट है वो अपना एक ही साइकिल कंप्लीट कर रहा है। लेकिन इस 2 पाई में 360 डिग्री में पावर अपना 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक ये। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। इसका एक साइकिल यहीं पर कंप्लीट हो जा रहा है 180 पर, फिर दोबारा 180 पर फिर से रिपीट हो रहा है। जहां से अपने आप को वेवफॉर्म रिपीट करती है वहीं से हम क्या करते हैं, 1 साइकिल कंसिडर करते हैं। तो जो पावर का वेवफॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 100 हर्ट्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, राइट। तो वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी 100 हर्ट्ज। और पावर को प्लॉट कैसे करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं वैल्यूज। अगर आपको चेक करना है तो ओमेगा टी की वैल्यूज चेक करते जाइए, यहाँ पर चेंज करते जाइए, आपको पीटी की वैल्यूज मिलती जाएंगी। जैसे जैसे वैल्यूज आपको मिली है उसी तरीके से यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि पीटी का वेवफॉर्म किस तरीके से। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो हमारा पीटी है, ये वाला पीटी पावर, इसका एवरेज वैल्यू कितना है रेसिस्टिव सर्किट में, इसका एवरेज वैल्यू कितना है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है, मैंने इसके पहले भी वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट, एवरेज पावर का फॉर्मूला, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला जो होता है वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, कोई अलग से नया फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, राइट। एवरेज पावर का फॉर्मूला यहाँ पर जब आप एवरेज वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे, टाइम पीरियड कितना होगा आपको ये चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड है ये मेरा पावर का वेव फॉर्म, तो पावर का वेव फॉर्म इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी देखो 100 हर्ट्ज। ये अपने आप को पाई पर रिपीट कर रहा है, हर पाइप पर 180 डिग्री पर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। और वैल्यूज जो है हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं है, राइट। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल वेव अगर होता तो हम वहां पर क्या करते थे, हाफ वेव कंसिडर करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को जब ऐड करके एवरेज वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 0। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज कितनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर हाफ वेव कंसिडर करोगे फर्स्ट वेव तो आपका एवरेज वैल्यू आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर पाई तक ही कंसिडर करोगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी 0 टू पाई। पीटी का एक्सप्रेशन जस्ट अभी मैंने बताया, वीएम आई एम डिवाइड बाय 2, फिर उसके बाद आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, करेक्ट। तो यहाँ पर पी ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वी एम आई एम डिवाइड बाई 2, क्या है कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वी एम आई एम डिवाइड बाई हो जाएगा 2 पाई। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करके लिख रहा हूँ, तो इसका डायरेक्ट आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आएगा ओमेगा टी, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, लिमिट कितनी 0 टू पाई, तो यहाँ पर रख दिया 0 टू पाई, राइट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा पी ए बी वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 पाई। अब यहाँ पर देखो वैल्यूज जब रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जब आप इसमें रखोगे तो पाई यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर आएगा पाई माइनस साइन पाई की वैल्यू होती है 0 माइनस, फिर उसके बाद 0 जब आप रखोगे तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 0 ही होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो पूरा वैल्यू कैंसिल करने के बाद कितना आएगा पाई, और पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आपका पी ए बी कितना बचेगा, वी एम आई एम डिवाइड बाई 2। इसको आप कुछ और लिख सकते हो, क्योंकि 2 को आप ब्रेक अगर आप करोगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वी एम डिवाइड बाई √2 इंटू आई एम डिवाइड बाई √2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 2, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो वैल्यू है ये क्या होती है वी आर एम एस, और ये वैल्यू क्या होती है आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब पी एवरेज जो है एक्चुअल में क्या है, पी एवरेज जब आपको निकालना है तो इट विल बी वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब रेसिस्टिव सर्किट में जब आपका रेसिस्टिव लोड अगर आपका कनेक्टेड रहेगा और साइनोसॉइडल सप्लाई रहेगी तो एवरेज पावर जो होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको निकलेगा क्या पावर, यानी कि कितना पावर उस रेसिस्टेंस में कंज्यूम हुआ और उस रेसिस्टेंस ने कितना पावर को हीट में कन्वर्ट किया। यहाँ से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं पी एवरेज, राइट। तो इस सर्किट में बेसिकली आपको कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब किसी रेसिस्टेंस को, रेसिस्टिव लोड को जब
साइनोसॉइडल सर्किट से जब यहाँ पर साइनोसॉइडल सप्लाई से जब यहाँ पर एक्साइट किया जाता है तब यहाँ पर इसका पावर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 100 हर्ट्ज, यानी कि जो इसमें पावर कंज्यूम होगा उस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 100 हर्ट्ज। तीसरी चीज कि यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट है इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और ये जो वोल्टेज और करंट है वो इन फेस होते हैं, मतलब इन दोनों में लैग और लीड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा वोल्टेज है उसी फ्रीक्वेंसी पर हमारा करंट भी है। इन दोनों में फेस डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 डिग्री। फेस डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 डिग्री रेसिस्टिव सर्किट में। फेस डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसीलिए बोलते हैं V इज इन फेस विथ करंट, यानी कि वोल्टेज इज इन फेस विथ करंट वेवफॉर्म इन केस ऑफ रेसिस्टिव लोड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस में आपको यही ध्यान रखना है कि जब साइनोसॉइडल सप्लाई जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो रेसिस्टिव जो लोड है हमारा उसका बिहेवियर कैसा होगा, पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, और वेवफॉर्म कैसे प्लॉट करेंगे। क्योंकि अगर वेवफॉर्म की अगर क्लैरिटी हो गई ना तो फिर एंगल वगैरह ये एवरेज वैल्यू वगैरह एकदम आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें कोई भी डाउट होता है रेसिस्टिव लोड सर्किट में तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।